जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने से वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में इस करेंगे हम 27 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी जो है इसकी लिंक मिल जाएगी। साथ में आप 2018 से लेकर अब तक के सभी मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सबकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, कुत्तों का भी दिन आता है। आपने देखा होगा, मतलब आपने एक डायलॉग सुना होगा कि हर कुत्ते का एक दिन आता है। तो देखिए, यहाँ पे कुत्तों के लिए एक दिन है आपका 26 अगस्त। ठीक है, तो कुत्तों का दिन कौन है? 26 अगस्त है। और इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाता है? 26 अगस्त को। देखिए, आपको बता दूं, जो आपका ये 26 अगस्त का दिन है, ठीक है, जिस दिन इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है, तो इसकी शुरुआत अमेरिका यानी कि यूएसए में 2004 में पालतू और पारिवारिक जीवन शैली विशेषज्ञ, पशु बचाओ अधिवक्ता, संरक्षणवादी और डॉग ट्रेनर जिनका नाम था कोलिन पैच, इनके द्वारा नेशनल डॉग डे के रूप में किया गया था। और उसके बाद से ये इंटरनेशनल बन गया डे, यानी कि पहले राष्ट्रीय दिवस था अमेरिका का, बाद में अंतर्राष्ट्रीय डॉग डे बन गया ये। तो इंटरनेशनल डॉग डे मनाते हैं हम 26 अगस्त को। ठीक है, यानी कुत्तों का दिन कब है? 26 अगस्त को। देखिए, कुत्ते बहुत प्यारे होते हैं और ख़तरनाक भी होते हैं, क्योंकि कुत्तों से बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं और कुत्तों को अगर इंजेक्शन ना लगाया जाए तो बहुत ही हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, तो कुत्ता पालिए लेकिन सावधानी से, डॉक्टर की निगरानी में उसको जितने भी इंजेक्शन वगैरह हैं लगवाते रहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 का 5वां संस्करण किस स्थान पर किया जाएगा। तो देखिए, काजिंद 2021, सबसे पहले यह रखना है कि काजिंद क्या है। ये भारत और कजाकिस्तान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, और इसका 2021 में जो 5वां संस्करण है, ये आपका आयशा बीबी कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। नाम कितना मस्त है, आयशा बीबी कजाकिस्तान। देखिए, आयशा बीबी एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो कि कजाकिस्तान में स्थित है, तो वहीं पर इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। देखिए, जो काजिंद 2021 का इसका आयोजन 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक प्रशिक्षण नोड आयशा बीबी कजाकिस्तान में किया जाएगा। यानी कि ये 30 अगस्त को स्टार्ट होगा इस महीने के लास्ट में और 11 सितंबर तक चलेगा। और देखिए, इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को जो है बढ़ावा भी मिलेगा। और ये अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के सशस्त्र बलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत पहाड़ी ग्रामीण परिदृश्यों में काउंटर इंसर्जेंसी, देखिए इमरजेंसी है ये, ठीक है, काउंटर इमरजेंसी, काउंटर टेररिज्म और ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षण करने का एक मंच भी है। तो देखिए, यहाँ पे दो चीज़ दिमाग में घुसाइए, बिल्कुल ये दोनों चीज़ पूछी जाएंगी। पहला ये कि काजिंद क्या है। काजिंद जो है ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और कजाकिस्तान के बीच का, और ये इसका जो 5वां संस्करण है 2021 में कहाँ पे आयोजित किया गया? आयशा बीबी कजाकिस्तान में। ठीक है, प्लेस और जो आपको मैंने बताया कि किन देशों के बीच का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उसको याद रखिएगा। और एक मेन पॉइंट कि इसका जो आयोजन है ये कब से कब तक किया गया, तो ये 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक जो है चलेगा। और थोड़ा सा आपको कजाकिस्तान ले चलते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए कजाकिस्तान का मैप आपके सामने दिख रहा है। इसके पड़ोसी देशों में देखिए, यहाँ पर रसिया, नीचे किर्गिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान वगैरह दिख रहे हैं। तो कजाकिस्तान जो है, देखिए इसकी ये आपका जो है सेंट्रल एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी है नूर सुल्तान। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान है। और करेंसी यहाँ की है कजाकिस्तानी टेंगे। पॉपुलेशन यहाँ की कितनी है, यानी जनसंख्या कितनी है? 1.85 करोड़। और कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट है, इनका नाम है कय्यम जोमरट टोकायेव। नाम थोड़ा सा इन लोगों का बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। हमारे अच्छे नाम है पिंटू, बबलू, मोनू, सोनू, तो ये सारे नाम थोड़े से अच्छे लगते हैं, लेकिन ये विदेशियों के नाम थोड़े से इतने टेढ़े मेढ़े होते हैं, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है। तीसरा प्रश्न की हाल ही में इंडियन आइडल सीजन 12 के जो विनर हैं पवनदीप राजन, इनको किस राज्य के कला, संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। देखिए, यहाँ पे प्रश्न में भी एक प्रश्न छुपा हुआ है कि इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर कौन बने। तो इसके विनर है पवनदीप राजन, काफ़ी अच्छा गाते हैं, मैं बहुत बड़ा फैन इनका हूँ।
और देखिए जो पवनदीप राजन हैं इनको अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य का कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए ये उत्तराखंड के निवासी भी हैं, कौन? पवनदीप राजन जी। यूट्यूब पे इनके गाने आप सर्च करके सुन सकते हैं। इनकी खास बातें क्या है जो इनको विनर बना दी इंडियन आइडल की? देखिए ये गाते तो हैं लेकिन बजाते भी हैं, ठीक है। ये हर वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण है और गाना तो बहुत ही बेहतरीन गाते हैं। देखिए अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को उत्तराखंड की कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए जो पवनदीप राजन है ये इंडियन आइडल के इकलौते ऐसे प्रतिभागी थे जो विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र बजाते थे, जैसे कि ढोलक हो गया, हारमोनियम हो गया, गिटार हो गया, मतलब सब कुछ बजा लेता था ये लड़का, ठीक है। और इन्हें जो है प्रतियोगिता के ट्रॉफी के अलावा विनर के रूप में 25 लाख रुपए का चेक भी मिला था और एक स्विफ्ट कार इनाम में मिली थी। यानी कि जो आपका इंडियन आइडल विनर होता है उसको क्या मिलता है? 25 लाख रुपए कैश प्राइज, एक ट्रॉफी इनके हाथ में आपको दिख रही है और एक स्विफ्ट कार मिली थी मारुति की। चौथा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया? तो देखिए जो आपका मधुर फ्लोर मैट है ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, बहुत ही बेहतरीन दिखता है ये। इसकी खास बातें क्या है मैं अभी आपको अगले पेज पे बताऊंगा। अभी ये जान लीजिए कि जो पश्चिम बंगाल राज्य है वहाँ पर 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान और मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। देखिए इन महिलाओं का नाम पेपर में पब्लिश नहीं हुआ है, बस इतना ही जानिए कि मधुर फ्लोर मैट जो है ये कहाँ संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। इसकी विशेषता क्या है मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, क्योंकि इसको जीआई टैग भी दिया गया था, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया था। देखिए बंगाल के मधुर फ्लोर मैट की विशेषता क्या है? देखिए जो बंगाली जीवन शैली है इसका एक आंतरिक हिस्सा मधुर फ्लोर मैट या फिर मधुर कसी है जो कि प्राकृतिक रेशों से बनाई जाती है और इसे अप्रैल 2018 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था, किसके द्वारा? जीआई रजिस्ट्री के द्वारा। और यह एक प्रकंद आधारित पौधा जिसका नाम है साइप्रस टेगेटम या फिर साइप्रस पैंगोरेई, है तो इसके रेशों से ये बनाया जाता है और ये पश्चिम बंगाल के पूर्वा और पश्चिम मेदिनीपुर के जलोढ़ इलाकों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये पौधा, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है साइप्रस टेगेटम या फिर साइप्रस पैंगोरेई। तो साइप्रस टेगेटम और साइप्रस पैंगोरेई के पौधे के रेशों से बनाया जाता है ये मधुर फ्लोर मैट, ठीक है। इसको 2018 में जीआई टैग दिया गया था और इसका निर्माण पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। देखिए बंगाल के जीआई टैग वाले अन्य उत्पाद कौन कौन से हैं? देखिए बंगाल का जो कुसमंडी का लकड़ी है तो इसका जो मुखौटा बनाया जाता है इसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। पुरुलिया चौ मुखौटा को भी दिया गया था। गोविंद भोग चावल कहाँ पे उत्पादन किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के गोविंद भोग चावल को भी जीआई टैग दिया जा चुका है और यहाँ के तुला पंजी चावल को भी दिया गया है। देखिए जब ये तुला पंजी चावल जो है जब इसको जीआई टैग दिया गया था, मैंने इंपॉर्टेंट बताया भी था और उसके बाद ये एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है। और देखिए बंगाल पटचित्र को भी दिया गया था और दार्जिलिंग की जो चाय है इसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जा चुका है। तो इन सभी प्रोडक्ट को याद रखिएगा, ये सभी पश्चिम बंगाल के जीआई टैग वाले उत्पाद हैं। आपको बताना है पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है इनका क्या नाम है? जल्दी से बताइए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? पांचवा प्रश्न की द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए जो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है इसकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर आपका कोपहेगन है। और आपको बता दूं कोपहेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन को अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट में दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए जो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है तो इसकी स्टडी के अनुसार, ठीक है, जो डेनमार्क की राजधानी है ये पहले स्थान पर है और इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर जो है दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में जो आपका टोरंटो शहर है। टोरंटो कहाँ पे स्थित है? कनाडा में, ठीक है। तो कनाडा का टोरंटो शहर दूसरे स्थान पर है, सिंगापुर तीसरे नंबर पर है और इस सूची में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया है और इन 60 सुरक्षित शहरों में भारत के 2 शहर शामिल हैं,
इसमें नई दिल्ली 48वें स्थान पर है और मुंबई को 50वें नंबर पर रखा गया है। तो देखिए 2 पॉइंट और अपने भेजे में बिल्कुल घुसा लीजिए कि दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में नई दिल्ली 48वें और मुंबई शहर 50वें स्थान पर है। और देखिए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें जिसने ये आंकड़ा प्रस्तुत किया है, तो देखिए इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात के किस शहर में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की गई है? तो देखिए ये शहर आपका दुबई है, याद रखिएगा। यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई शहर में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की गई है हाल ही में। और देखिए अभी हाल ही में दुबई कोर्ट्स ने जो है कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और कोर्ट ऑफ अपील के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की जो है ये स्थापना की घोषणा की थी। और ये अदालत क्या करेगी, ये वित्तीय अपराधों को कम करने के उद्देश्य से कई पहलुओं से जुड़ी और हाल ही में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के कार्यकारी कार्यालय की स्थापना का अनुसरण भी करती है। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील बनाया गया? तो देखिए दुनिया का जो सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील है ये दुबई में बनाया गया है। और इस ऑब्जर्वेशन व्हील में देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो इसमें देखिए छोटे छोटे, जैसे आपने देखा होगा मेलों में आप जाते होंगे तो कुछ इस प्रकार के व्हील्स आपको दिखते हैं और इनमें चैम्बर्स बने होते हैं जिनमें आप बैठते हैं, ये चक्री नाचते रहती है, आप ऊपर से नीचे तक गोल गोल घूमते हैं। तो ये भी ऑब्जर्वेशन व्हील जो है कुछ इसी प्रकार का है। देखिए इस ऑब्जर्वेशन व्हील में आकाश में भोजन करने और स्पेशल फेस्टिवल पैकेज से लेकर कारपोरेट और प्रोग्राम्स की पेशकश के साथ 19 से ज़्यादा अनुकूल अनुभव उपलब्ध हैं। और ये व्हील ऑब्जर्वेशन लगभग 76 मिनट के 2 और लगभग 38 मिनट के एक चक्कर से शुरू होता है। यानी कि ये 38 मिनट में एक चक्कर लगाता है। धीरे धीरे आप इसमें बैठ के खाने का मजा ले सकते हैं, ये ऐसे गोल गोल घूमते रहेगा, आप भोजन का मजा लीजिए, ठीक है। तो ये दुनिया का जो सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील है कहाँ बनाया गया है? दुबई में। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस पूर्व फुटबॉलर और ओलंपियन का निधन हो गया? तो देखिए भारत के पूर्व फुटबॉलर थे ओ चंद्रशेखरन, इनका निधन हो गया हाल ही में। देखिए भारत के जो ये पूर्व फुटबॉलर ओ चंद्रशेखरन हैं, इनको इनके गृह राज्य केरल में ओलंपियन चंद्रशेखरन के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में भारतीय टीम के मेंबर के रूप में जो है वहां पे खेला था। नवां प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर एक बार फिर से नियुक्त किए गए हैं संदीप बख्शी। देखिए संदीप बख्शी जो है इनकी जो पुनर्नियुक्ति हुई है, तो इनका नया कार्यकाल 15 अक्टूबर 2021 से शुरू होकर 3 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी रहेगा। और आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और उसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। तो देखिए बैंकों की टैगलाइन जरूर याद कीजिए, ये एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स उच्च प्रतिनिधियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए ब्रिक्स उच्च प्रतिनिधियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता जो है अजीत डोभाल के द्वारा की गई थी। अजीत डोभाल कौन है? ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और इन्होंने अध्यक्षता क्यों की? क्योंकि देखिए 2021 के लिए भारत जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। तो ब्रिक्स के जितने भी शिखर सम्मेलन होंगे उनकी अध्यक्षता भारत के ही जो है कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार संबंधित कोई सम्मेलन है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ही करेगा। ब्रिक्स के पर्यावरण से संबंधित कोई सम्मेलन की अध्यक्षता करनी है तो पर्यावरण मंत्री करेंगे। तो ऐसे जो है ब्रिक्स के जितने भी सम्मेलन होंगे उनकी अध्यक्षता भारत का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव करेगा। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स उच्च प्रतिनिधियों की जो 11वीं बैठक थी इसकी अध्यक्षता की भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। और आपको बता दूं जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये अभी सितंबर 2021 में, यानी कि अगस्त चल रहा है, अगले महीने में आयोजित होने वाला है। तो जब 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होगा तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। अभी फिलहाल ब्रिक्स के बारे में जान लीजिए क्योंकि ब्रिक्स के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का संगठन है, इसमें एक एक लेटर्स का एक एक मतलब है, एक एक देश का नाम है। ये एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया है कि ब्रिक्स में बी का मतलब क्या है। तो देखिए ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का संगठन है। ब्रिक्स में जो है बी का मतलब है ब्राजील, आर का मतलब है रसिया, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है चाइना, एस का मतलब है साउथ अफ्रीका।
और ब्रिक्स संगठन की स्थापना जून 2006 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। 11वां प्रश्न कि हाल ही में किस मंत्रालय ने समृद्ध नामक कार्यक्रम शुरू किया? तो देखिए समृद्ध कार्यक्रम को शुरू किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। देखिए समृद्ध का फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपको 1 नंबर चाहिए एग्जाम में तो, वरना कोई बात नहीं, मेरा काम तो बताना है, बाकी आपको काम जो है इसको याद रखना है। जैसा कि अभी देखिए पेट एग्जाम में मैंने जितने भी प्रश्न बताए थे, पढ़ाए थे, इंपॉर्टेंट बताए थे, सभी के सभी एग्जाम में पूछ लिए गए थे। तो जितने भी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ उनको हल्के में मत लिया कीजिए, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों का ऑब्जर्वेशन लेके चलता हूँ कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ईश्वर की कृपा से ईश्वर मेरी लाज रख लेता है, वो प्रश्न एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है एग्जामिनर। तो देखिए समृद्ध जो है इसका पूरा नाम है स्टार्टअप एक्सीलरेटर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। और देखिए समृद्ध कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप को अपने उत्पादों को बढ़ाने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निवेश हासिल करने के लिए एक अनुकूल मंच बनाना है। और देखिए हाल ही में इस समृद्ध कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये भारत के केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किया। तो इसको याद रखिएगा, जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं कौन? अश्विनी वैष्णव, इन्होंने हाल ही में समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, बाकी ये क्या मैंने आपको बता दिया है। 12वां प्रश्न की निम्न में से किस राज्य से चकमा संगठनों ने चकमा और हाजोंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? देखिए जो चकमा लोग हैं ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, और बाकी ये विभिन्न देशों में भी ये जातियां हैं चकमा जाति। हमारे एक मित्र थे ज्वेल चकमा, तो उस समय मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ से है, लेकिन उनकी शक्ल जो है वो मिलती जुलती थी नॉर्थ ईस्ट के लोगों से, तो वो भी अरुणाचल प्रदेश से ही रहे होंगे। खैर अब तो उनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तो देखिए जो चकमा संगठन है, ठीक है, इन्होंने चकमा और हाजुंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है अरुणाचल प्रदेश राज्य से, इसको याद रखिएगा। अब बात करें चकमा जातियों की, तो देखिए चकमा जातियां जो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं एक प्लेस दिखाता हूँ। ये प्लेस आपका कौन सा है? देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये चटगांव। ठीक है, देखिए जो चकमा प्रजातियां हैं ये चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, और इनमें से अधिकांश क्षेत्र जो है ये बांग्लादेश में स्थित है। देखिए ये बांग्लादेश से सटा हुआ प्लेस है। और दरअसल जो चकमा है ये बौद्ध जाति के होते हैं, और जबकि जो आपके हाजोंग होते हैं ये हिंदू जाति के होते हैं। ठीक है, तो हिंदू और बौद्ध जो है, चकमा बौद्ध होते हैं और हाजोंग हिंदू होते हैं, और ये लोग पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार में निवास करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 13वां प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में 13वां प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलम अभियान को शुरू किया है आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत। और ये सुजलम अभियान क्या है इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस सुजलम अभियान के द्वारा ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियां जैसे कि 10 लाख सोख गड्ढों का निर्माण और अन्य ग्रेवाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस गांव में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। और इस अभियान को आगामी 100 दिनों के लिए संचालित किया जाएगा। किस अभियान को? सुजलम अभियान को। देखिए भारत का जो जल शक्ति मंत्रालय है इसने हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत जो है इस सुजलम अभियान की शुरुआत की है। ये पॉइंट आप दिमाग में घुसा लीजिएगा। ठीक है, 14वां प्रश्न की तालिबान ने अफगानिस्तान में किस व्यक्ति को अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो आपको सुन के हंसी आएगी। इंडिया में तो यार देखो अधिकारी बनने के लिए साला पढ़ना पड़ रहा है, और वहाँ पे तालिबान में क्या है जो अनपढ़ गंवार जाहिल आतंकवादी हैं वो जो है मिनिस्टर बन रहा है। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक आतंकी है मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर। ठीक है, इसको जो है अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री बनाया है। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लीजिए, बहुत हंसी आएगी आपको। देखिए जो आपका ये मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर है, ठीक है, तो तालिबान ने इसको जो है अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री बनाया है। इससे पहले ये जो क्या था, ये बहुत दिनों तक जेल में बंद था, और ये जो है कमांडर रह चुका है किसका? तालिबानी आतंकी समूह का। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप। देखिए आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे वायरल हो रहे हैं कि जो अनपढ़ और जो जाहिल लोग हैं, जैसे कि जो ये कमांडर क्या नाम है
आतंकी संगठन तालिबान से जुड़े हुए हैं, वो ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहे हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है, बस चौराहे पे खड़ा होकर कार्टूनी कर रहे हैं, ठीक है। और बम विस्फोट तो देखिए अफगानिस्तान में, देखिए अफगानिस्तान दुनिया का सबसे आसान देश भी है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया था। और इस समय तो और सबसे ज़्यादा आसान हो गया जब से तालिबान ने जो है वहाँ पर कब्जा कर लिया है। तो देखिए हमारा देश बहुत अच्छा है भारत, यहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और ऐसे ही हमें रहना चाहिए। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है, बताइए जल्दी से। दूसरा है कि न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी, नाम बताइए इनका। और जो कंजूस लोग हैं उनको बता दूं कि वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, बताइए। चौथा प्रश्न है कि अगस्त 2021 में कौन सी कंपनी 100 अरब डॉलर का एक मार्केट कैपिटल पार करने वाली जो है चौथी भारतीय कंपनी बन गई, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को क्या नाम दिया गया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, तो ये मनाया गया 23 से 27 अगस्त तक। और दूसरा था कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो ये केरल का प्रमुख त्यौहार है। और तीसरा था कि एड्रेस बुक और पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड किसकी लिखी गई पुस्तक है, तो इसको लिखा है रितु मेनन ने। और चौथा था कि बैटल फील्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो इसको लिखा है विश्राम बेडेकर ने। और पांचवा था कि जायर अल बहर किन दो देशों का नौसैनिक अभ्यास है, तो ये भारत और कतर का नौसैनिक अभ्यास है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।